गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लासेज में हम लोग हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अर्ध आयुकाल, और इस अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला भी अपन कल निकाल चुके थे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं माध्य आयुकाल या मीन लाइफ। जितनी भी हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियस दे रखे हैं, सक्रिय नाभिक दे रखे हैं, उन समस्त सक्रिय नाभिकों का जो औसत मान होगा या औसत आयुकाल जो होगा, एवरेज वैल्यू जो होगी, उस एवरेज वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? मीन लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में दिए गए एक्टिव जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियसों का एवरेज जो लाइफ होगी, उस एवरेज लाइफ को अपन क्या बोलते हैं? मीन लाइफ कहते हैं, या फिर अपन एवरेज लाइफ भी कह सकते हैं। इस एवरेज लाइफ का मुझे फार्मूला ड्राइव करना है कि इस मीन लाइफ का फार्मूला कितना होगा, तो किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे वो अपन देखते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल दे रखा है, और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में स्मॉल टी टाइम, जो कि एक आपके पास स्मॉल टाइम ले लेते हैं, स्मॉल टी से अपन डिनोट कर देते हैं। इस अल्प समय स्मॉल टी के अंदर मान के चलते हैं डीएन जो न्यूक्लियस है या डीएन जो नाभिक है, उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या विघटन हो जाता है। मतलब स्मॉल टी समय के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि डीएन नाभिकों का हमारे पास क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और प्रारंभ में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है हम कितना लेके चलते हैं? N0 लेके चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, आपके पास विघटन की दर या डिसइंटीग्रेशन जो रेट होगी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियस N0 की बात करें और इन समस्त न्यूक्लियसों का विघटन चाहते हैं, तो इस विघटन में कुल समय हमारे पास 0 से लेके और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। कितने से लेके? 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। मान के चलो फर्स्ट वाले न्यूक्लियस को 3 सेकंड लग रहे हैं, अगले न्यूक्लियस को विघटन होने में 2 सेकंड लग रहे हैं या 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस का विघटन कब होगा ये तो ज्ञात करना पॉसिबल है नहीं। लेकिन अपन एक कंडीशन लेके चलते हैं कि स्मॉल टाइम टी के अंदर यदि डीएन नाभिकों का यदि विघटन होता है, तो कुल समय अपन कैसे निकालेंगे? कुल समय निकालने के लिए अपन ये कहते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं टी डीएन, और लिमिट लगा देते हैं, बोलो कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। ये कुल समय हुआ। कितने नाभिकों का या कितने न्यूक्लियसों का मुझे विघटन करना है? तो आपके पास N0 न्यूक्लियसों का विघटन करना है, तो N0 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर ये मेरे पास टी मीन आएगा या आपके पास टी माध्य आएगा। तो टी मीन इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टी डी एन, और अपन ने डिवाइड कर दिया आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, जो कि N0 से मैंने डिनोट कर रखा है। क्लियर है? अब इस कैलकुलेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, भले ही मैं मोड लगा देता हूँ, मोड ऑफ डीएन। कल अपन ने पढ़ा था dN dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है लैम्डा कैपिटल N। मोड लगा दो, नेगेटिव साइन हट जाएगा। मोड ऑफ dN dt इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल N। और एक काम करते हैं, मोड ऑफ dN की जगह हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा कैपिटल N, और बोलो कितना? dt। मोड लगा दो भले ही लैम्डा n मोड ऑफ dt, नहीं तो लैम्डा n dt रहने दो। वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 0 से इनफाइनाइट स्मॉल t, dN की वैल्यू पुट करो आप, ये अपने पास हो गया लैम्डा कैपिटल N dt, और ये अपने पास हो गया अपॉन N0। क्लियर? नेक्स्ट अपन क्या रखते हैं? चर घातांकी क्षय नियम, एक्सपोनेंशियल डिके रूल। n को रिप्लेस कर देते हैं। वी नो डेट n इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। रिप्लेस कर दिया मैंने। n इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने पर अपन देखते हैं 0 से इनफाइनाइट स्मॉल टी लैम्डा, n को रिप्लेस कर देते हैं N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी dt, और अपॉन अपने पास बोलो कितना हो गया? N0 से N0 क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ लैम्डा को अपन बाहर निकाल लेते हैं। इस लैम्डा को बाहर निकालते हैं 0 से इनफाइनाइट, और ये हमारे पास हो गया स्मॉल t e की पावर माइनस लैम्डा टी, और अपने पास बोलो कितना? dt, और ये अपने पास टी मीन के इक्वल चल रहा है, और जिसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो टी मीन इज इक्वल टू लैम्डा
0 से इनफाइनाइट टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी टाइम है और ये भी टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो इसको मानना पड़ेगा एफ एक्स और इसको मानना पड़ेगा जी एक्स। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स और जी एक्स का। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये फार्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, यदि दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनका इंटीग्रेशन यदि करना है तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज होता है, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन, उसके बाद किसका सिंबल आता है, माइनस का। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, उसके बाद बोलो सेकंड फंक्शन का क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और जो भी मेरे पास ये कंप्लीट आंसर आएगा, इस कंप्लीट आंसर का वापस अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये फार्मूला हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखा हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन माइनस, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। इस सेकेंड टर्म का हम कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसी फॉर्म में अपन इसका इंटीग्रेशन करें तो देखना, टी को तो मान लो एफ एक्स और इसको मान लेते हैं अपन जी एक्स। तो देखना यहाँ हम किस तरीके से करेंगे, मैं ये रब कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टी मीन इज इक्वल टू, लैम्डा तो बाहर रहने दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का बोलो क्या, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी, देन बोलो क्या, माइनस, देन अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उसके बाद जो ये आंसर हमारे पास आएगा, इस आंसर का वापस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और मैं बाहर एक साथ लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट हमें 0 से लेके कहाँ तक लगानी है, इनफाइनाइट तक लगानी है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, टी एम इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया लैम्डा टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी का करोगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी का बोलो क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन बोलो कितना, माइनस लैम्डा। जो भी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो अपॉन में आ जाएगा, माइनस लैम्डा। उसके बाद बोलो क्या, माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल हमारे पास दे ही रखा है। टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1। और ई की पावर माइनस लैम्डा टी का करोगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन कितना, माइनस लैम्डा। और ये जो भी आंसर हमारे पास आएगा, इसका वापस हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। चेक कर लो एक बार वापस, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, या इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी और अपॉन कितना, माइनस लैम्डा, और ये डी टी हमारे पास वापस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टी एम इज इक्वल टू, ये मेरे पास लैम्डा स्मॉल टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये प्लस, और ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन बोलो कितना आ गया, लैम्डा डी टी, और लिमिट लगाओगे 0 से इनफाइनाइट। क्लियर। टी मीन इज इक्वल टू लैम्डा, इधर अपन देखते हैं स्मॉल टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो लैम्डा से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन माइनस लैम्डा और हमारे पास नीचे अपॉन में आ जाएगा, लिमिट लगाओगे 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। ई की पावर माइनस लैम्डा टी का तो क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन कितना होगा, माइनस लैम्डा। ओके, टी मीन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास लैम्डा स्मॉल टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, और यहाँ पर अपने पास हो गया लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और माइनस को बाहर ले लोगे, माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लिमिट रखोगे 0 से इनफाइनाइट। लिमिट रखना चालू करते हैं, टी मीन इज इक्वल टू लैम्डा, पहले अपन इनफाइनाइट रखेंगे
तो एक काम करते हैं, ई की पावर में रख देते हैं, स्मॉल टी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस लैम्डा, देन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर लिमिट लगा दी, उसके बाद नेगेटिव साइन, उसके बाद अपन लोअर लिमिट लगाएंगे। तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये अपने पास ई की पावर 0 और टी 0, तो ये हमारे पास बोलो कितना आ गया 0। उसके बाद माइनस ई की पावर टी की पावर 0 रखोगे 0 अपॉन बोलो कितना लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास निकला। क्लियर। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0। कैसे होती है देखो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, तो ये हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट। ओके, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, तो ये 0 ऊपर जाएगा, आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान रखोगे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट का आंसर हमारे पास कितना होगा 0 होगा। तो अपन सॉल्व करते हैं, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ये भी 0 हो गया, ये माइनस का सिंबल चल रहा है 0, ई की पावर 0 का आंसर किसी की भी पावर 0 हो, आंसर ऑलवेज कितना होता है 1। तो ये बचा हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर किसके, माइनस के, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो कितना बचेगा प्लस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो फाइनली मैं ऐसे कह सकता हूँ टी मीन इज इक्वल टू, ये मेरे पास लैम्डा और ये अपने पास 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्लियर। एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी मीन इज इक्वल टू हमारे पास आया 1 अपॉन लैम्डा। कहने का मतलब जो अपने पास मीन लाइफ होती है, मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट, या अपन ये कह सकते हैं माध्य आयुकाल जो होता है वो विकटन गुणांक के या 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। टी मीन इज इक्वल टू हमारे पास बोलो कितना आया 1 अपॉन लैम्डा। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ टी की लिमिट क्यों नहीं लगाई, टी की लिमिट इनफाइनाइट लगाओगे तो इनफाइनाइट इंटू 0 जो होता है वो तो इनडिटर्मिनेंट होता है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा एंटर मत करो क्योंकि बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिमिट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो आपको लगानी पड़ेगी लिमिट टी स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट। मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, टी स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप सीधा ही याद रखो, आपको ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, देन टी मीन इज इक्वल टू हमारे पास बोलो कितना आया 1 अपॉन लैम्डा। ये पूरी कैलकुलेशन जो है वो केवल यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है इस फर्स्ट पॉइंट पे डिपेंडेंट है। अगर ये किसी बच्चे का फर्स्ट पॉइंट आपका सही है तो यहाँ पर किसी भी तरीके की पूरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या बोलोगे, एक स्मॉल टाइम टी के अंदर अगर डीएन न्यूक्लियस का विकटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो हम मीन कैसे निकालेंगे, पहले टोटल टाइम निकालेंगे, क्योंकि टोटल टाइम में हमारे पास लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो टी डी एन लिमिट लगाई 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और देन हमारे पास क्या हुआ, टोटल न्यूक्लियस के लिए अपन नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर देंगे n0 से, और प्रोसेस फिर अपन बढ़ाएंगे, dn को रिप्लेस करेंगे और n को n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से। आप देख सकते हो कहीं कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है, हाफ लाइफ डिस्कस किया है, ठीक है, मीन लाइफ डिस्कस किया है, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है। एक थोड़ी सी अपन से गलती हो गई, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी का जो आपके पास मैंने ओटो हॉर्न साइंटिस्ट बताया वो ओटो हॉर्न नहीं था, वो बैकुरल साइंटिस्ट था। वैकुरल साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो साइंटिस्ट का नाम आपके पास क्या था, वैकुरल था। एक छोटा सा रिलेशन अपन यहाँ से और निकाल सकते हैं, 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है। एक चीज़ बताओ, टी हाफ अर्धायुकाल, टी हाफ इज इक्वल टू वैल्यू थी हमारे पास 0.693 अपॉन लैम्डा। क्लियर। और टी मीन हमारे पास जो था वो था 1 अपॉन लैम्डा, ये मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है। अगर हम लोगों से इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ ले, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछे तो 1 अपॉन लैम्डा को मैं टी मीन से लिख सकता हूँ। सो वी कैन से राइट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टी मीन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ।
तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में रिलेशन पूछे तो एक नंबर में ये रिलेशन हमारे पास आ सकता है। तो अर्ध आयुकाल जो होता है वो माध्य आयुकाल का 0.693 गुना होता है, या अपन ये कह सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और टी मीन, ये हमारे पास रिलेशन होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक टॉपिक और क्लियर होता है, टी मीन और टी हाफ में रिलेशन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टी मीन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखते हैं। मैंने कहा था रेडियो एक्टिविटी के अंदर 3 पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। पहला हमारे पास होता है अल्फा पार्टिकल, दूसरा हमारे पास होता है बीटा पार्टिकल और तीसरा हमारे पास होता है गामा पार्टिकल। 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारे पास कौन था? अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। दूसरा हमारे पास जो पार्टिकल था वो कौन सा पार्टिकल था? बीटा पार्टिकल, बीटा कण। और तीसरा हमारे पास जो था वो गामा पार्टिकल या गामा कण था। ये 3 तरीके के हमारे पास पार्टिकल्स थे, अल्फा, बीटा और गामा। मुझे अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, बीटा पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, और गामा पार्टिकल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसके बारे में भी मुझे क्या करना है? डिस्क्रिप्शन करना है। कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब क्या करोगे? मैं इनको डिवाइडेशन की फॉर्म में करता हूँ, मतलब डिफरेंस की फॉर्म में इसको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे क्या होगा? डिफरेंस भी आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपसे अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे हैं तो आप सारे अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिख दोगे, बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ आप एक साथ लिख दोगे और गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिखोगे। तो समझाऊंगा मैं कैसे, डिफरेंस की फॉर्म में। और डिफरेंस में क्या होगा? अगर डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, और अगर आपसे अलग अलग पूछता है तो जिसकी प्रॉपर्टीज़ से है उस प्रॉपर्टीज़ को आप अलग से लिख सकते हो। तो क्या क्या गुणधर्म हमारे पास होते हैं मैं इनको एक टेबल की फॉर्म में समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? फर्स्ट, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है। और हीलियम को अपन जानते हैं, हीलियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? 2He4 से। किससे? 2He4 से। इसका मतलब 2 हमारे पास हो गया इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और इसकी मास नंबर या द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितना हो गया? 4। तो इसका जो आवेश होगा चार्ज, इसका आवेश जो होगा चार्ज की वैल्यू वो प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होगा, प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होगा 2Qp। और जो द्रव्यमान होगा मास, ये हमारे पास कितने गुना होगा? 4 टाइम्स, क्योंकि मास नंबर 4 है तो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। देखो प्रोटॉन का चार्ज तो अपन जानते हैं, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास जो होता है वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो ध्यान रखोगे हमारे पास पहला क्या हुआ कि इसकी जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, और द्रव्यमान जो होता है या मास होता है वो प्रोटॉन के मास का कितने गुना होता है? 4 गुना होता है, या 4 गुना, 4 टाइम्स होता है। क्लियर? इसके बारे में बात करें बीटा पार्टिकल के अंदर, तो बीटा पार्टिकल में सुनो, 2 तरीके के बीटा पार्टिकल होते हैं। एक होता है बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस। 2 तरीके के बीटा पार्टिकल्स होते हैं। एक कौन सा होता है? बीटा प्लस, और दूसरा पार्टिकल हमारे पास होता है बीटा माइनस। बीटा प्लस को जो डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है? 1E0 से, और बीटा माइनस को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है -1E0 से। इस बीटा प्लस को एक नाम से और कह देते हैं अपन, बीटा प्लस को अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस जो होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इनके चार्ज की वैल्यू समान होती है, और समान होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस अंतर क्या होगा, जब हम बीटा प्लस की बात करेंगे तो ये आंसर प्लस होगा, और बीटा माइनस की बात करेंगे तो ये आंसर आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें, आपके पास परिमाण की बात करें तो परिमाण तो दोनों का समान होगा, बस बीटा प्लस में प्लस सिंबल आ जाएगा और बीटा माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस। और दोनों का मास भी आपके पास सेम होता है। इन दोनों का मास आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर। गामा पार्टिकल जो होता है, गामा पार्टिकल आपके पास एक प्रकार की फोटोन एनर्जी होती है। गामा पार्टिकल एक प्रकार की कौन सी एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी होती है। और फोटोन एनर्जी होती है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, जिसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ध्यान रखना, कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हमेशा गामा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। तो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास क्लियर है। मैंने कहा ना, जैसे पॉइंट पूछे तो जैसे अल्फा पार्टिकल का हम केवल यही पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास। क्लियर। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, मैं अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसका चार्ज तो हुआ प्रोटॉन के चार्ज का दुगना, और मास जो हुआ वो प्रोटॉन के मास का कितना हुआ, 4 टाइम्स हुआ। और ये जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन बीटा प्लस में प्लस आ जाएगा, बीटा माइनस में माइनस आ जाएगा, और मास तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। और गामा पार्टिकल की बात करें तो ये फोटोन एनर्जी होती है एक तरीके की, और इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, और उदासीन होता है, न्यूट्रल। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र में, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं इनको रखता हूं, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसका मास 4 टाइम्स 4 गुना होता है। इसका मतलब हैवी हो गया, ये मतलब भारी नाभिक आपके पास हो गया, या भारी पार्टिकल हो गया, हैवी पार्टिकल हो गया। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा, विस्थापन कम होगा। कोई पूछे क्यों, तो ये आपके पास कैसा कण होता है, भारी कण होता है, हैवी पार्टिकल होता है। इसके अंदर आपसे पूछे कि इसके अंदर क्या पोजीशन होती है, तो इसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें विस्थापन आपके पास ज़्यादा होगा। विस्थापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये लाइट आपके पास न्यूक्लियाई है या लाइट पार्टिकल है, हल्का आपके पास कण है, इसलिए इसका विस्थापन या इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़्यादा होगा। और यदि गामा पार्टिकल की बात करते हैं तो गामा पार्टिकल के अंदर किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कोई पूछे क्यों, तो अपन जानते हैं ये न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने के कारण ना तो कोई हमारे पास कूलाम फोर्स लगेगा, ना ही कोई हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसलिए किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकंड लेवल की होती है, मतलब 10⁻7 मीटर पर सेकंड कोटि की होती है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, लगभग आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है c, उसका 0.05 गुना होता है। या ऐसे भी कह सकते हो 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड कोटि की इनकी क्या होती है, चाल होती है। यदि इनकी चाल बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट 1% से लेके 99% के बीच में कुछ भी हो सकती है। इनकी स्पीड ऑफ लाइट इनकी स्पीड जो होगी बीटा पार्टिकल की, वो स्पीड ऑफ लाइट का 1% से लेके 99% के बीच में कुछ भी वैल्यू हमारे पास इसकी हो सकती है। और ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गतिशील होंगे। हमेशा इनकी स्पीड फिक्स रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अपन इसके डिफरेंस की बात करते हैं। अगला डिफरेंस तो सुनो,
अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो अल्फ़ा पार्टिकल को किसी गैस से गुजारें या बीटा पार्टिकल को अपन किसी गैस से गुजारें या गामा पार्टिकल को हम गैस से गुजारें, तो किसी भी गैस में से गुजारने पर गैस के जो एटम होंगे उनसे ये टक्कर करेंगे। टक्कर करने से क्या होंगे, इन एटमों को ये आयोनाइजेशन कर देते हैं या आयोनाइज कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। आयनीकरण का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई गैस ली, क्लोरीन गैस ली, और क्लोरीन गैस में हमारे पास Cl- हो गया या कुछ भी हमारे पास हो गया, तो इस तरीके से आयोनाइजेशन हो जाता है। आयनीकरण होने के कारण, तो आयनन क्षमता की बात करें, जब हम इन्हें किसी गैसों से गुजारते हैं तो गैसों से गुजारने पर ये गैस के परमाणुओं से टक्कर करते हैं। जो गैस के एटम होंगे उनसे टक्कर करेंगे, टक्कर करने से ये गैसों को क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं, आयोनाइजेशन कर देते हैं। तो आयोनाइजेशन पावर, तो आयोनाइजेशन पावर जो होती है सबसे मैक्सिमम होती है, बताओ किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की, क्योंकि इसका चार्ज जो होता है वो डबल होता है। इनकी बात करते हैं बीटा पार्टिकल की, तो इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, कम होती है। और सबसे कम आयोनाइजेशन पावर, वेरी लो, सबसे कम जो होती है वो आयोनाइजेशन पावर किसकी सबसे कम होती है, गामा की। क्लियर। तो एक डिफरेंस और मिला, आयोनाइजेशन पावर आपके पास मैक्सिमम होगी अल्फ़ा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, और गामा पार्टिकल की जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर। अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल ये तीनों एंटर करें, मान के चलो कहीं भी, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल ये तीनों आपके पास एंटर करें कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर कम होती है अल्फ़ा पार्टिकल की, इससे ज़्यादा होती है आपके पास किसकी होती है, बीटा पार्टिकल की, और सबसे ज़्यादा वेरी लार्ज, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो गामा पार्टिकल की होती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, कोई सरफेस हमारे पास दे रखी है और मैं इक्वल एनर्जी के पार्टिकल, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल तीनों की एनर्जी इक्वल है। तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। यदि तीनों की एनर्जी आपके पास इक्वल है तो इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे पास पेनिट्रेशन होगा वो किसका होगा, गामा का। ठीक है। और सबसे कम पेनिट्रेशन जो होगा वो किसका होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का। कोई रीजन पूछे, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन आपके पास कम होगा। तो अभी ये आपके पास 5 डिफरेंस हुए। अगले डिफरेंस की अपन बात करते हैं, देखते हैं, मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट करें, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल, इस पर यदि अपन इंसिडेंट करते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये भी बीटा पार्टिकल भी इफेक्ट डालेगा, गामा पार्टिकल भी इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो करेगा, मोर इफेक्टिव, वो करेगा गामा, और सबसे कम करेगा आपके पास वेरी लेस अल्फ़ा। और अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में कौन करेगा, बीटा पार्टिकल। इन कंपैरिजन मोर, इन कंपैरिजन ऑफ, इन कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। क्लियर, कोई दिक्कत। सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कौन करेगा आपके पास, बताओ, गामा पार्टिकल। सबसे कम कौन करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगली चीज़, अगर ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर आपतित होते हैं तो ये चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
अगर जिंक सल्फाइड के पर्दे पर ये आपतित होते हैं तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, चमक भी उत्पन्न करते हैं, तीनों ही, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और कौन से, गामा पार्टिकल। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम की बात करें, अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है हमेशा लीनियर होता है, मतलब रेखीय, और डिस्क्रीट लेवल होता है, विविक्त, रेखीय व विविक्त होता है, मतलब हर कक्षा आपके पास अलग अलग होगी। जबकि बीटा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब सतत स्पेक्ट्रम होता है। और गामा पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका भी आपके पास स्पेक्ट्रम जो होता है वो लीनियर होता है और डिस्क्रीट लेवल होते हैं, लीनियर होते हैं और डिस्क्रीट लेवल होते हैं। क्लियर, रेखीय होता है और विविक्त होते हैं। ये बीटा पार्टिकल का कॉन्टिन्यूअस होता है सतत, और गामा पार्टिकल का लीनियर और कैसे होते हैं आपके पास, डिस्क्रीट लेवल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है। ये आपको जब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन, बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन और गामा पार्टिकल का उत्सर्जन समझाएंगे तब अपन इस बात को क्लियर करेंगे कि ये लीनियर और डिस्क्रीट कैसे होता है, ये कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, और ये आपके पास लीनियर और डिस्क्रीट कैसे होता है। ये सब कुछ अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो, यदि अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो, उत्सर्जन हो, तो देखो ZXA, यदि अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो तो ये हो गया 2He4 बाहर निकल गया, तो नया न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस हमारे पास Y आया। इसका एटॉमिक नंबर आएगा Z-2 और मास नंबर हमारे पास आएगा A-4, क्योंकि 2 कम हो जाएगा। ये Z में से 2 गया तो कितना बचा, Z-2, A में से 4 गया तो कितना बचा, A-4। तो नया जो न्यूक्लियस आएगा वो हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर आएगा, परमाणु क्रमांक Z-2 और द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, A-4। अगर मान के चलो बीटा पार्टिकल का इमिशन हो तो बीटा पार्टिकल के इमिशन में क्या होता है, या तो बीटा प्लस का इमिशन होगा या बीटा माइनस का इमिशन होगा। कैसे, ZXA में से यदि बीटा प्लस का इमिशन हो तो 1E0 बाहर निकलेगा, नया न्यूक्लियस Y 1 गया तो ये कितना हो गया, Z-1, और ये हमारे पास कैपिटल A रहेगा, A+0 कितना, A। और साथ में एक पार्टिकल और उत्सर्जित होता है जिसे अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बात करते हैं, न्यूट्रिनो। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिनो की क्यों कल्पना की गई थी। ध्यान रखना, बीटा प्लस का जब भी इमिशन होता है तो साथ में एक पार्टिकल और उत्सर्जित होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। और बीटा माइनस का यदि उत्सर्जन होता है तो बीटा माइनस के उत्सर्जन के अंदर अपन लिखेंगे -1E0। तो ये हमारे पास देखो -1 है तो Z+1 हो जाएगा। कैसे होगा, Z+1 और -1 टोटल कितना हो गया, Z, देख लो इक्वल है, और यहाँ A+0 = A। और साथ में एक पार्टिकल और उत्सर्जित होता है जिसे अपन एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो उत्पाद जो नाभिक होगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है। इसकी बात करते हैं, इसमें मास नंबर सेम रहता है, देख लो दोनों के अंदर मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 से चेंज हो जाएगा। अगर बीटा प्लस उत्सर्जित होगा तो 1 कम हो जाता है, और बीटा माइनस उत्सर्जित होता है तो 1 क्या हो जाएगा, बताओ, बढ़ जाएगा। क्लियर है। गामा पार्टिकल का उत्सर्जन क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पास एटम के अंदर कक्षाएं होती हैं, हायर एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के भी हायर एनर्जी लेवल होते हैं। जब गामा पार्टिकल का उत्सर्जन कैसे, जब न्यूक्लियस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो इस कंडीशन के अंदर एक फोटोन एनर्जी का उत्सर्जन करता है। बड़े ध्यान से सुनना, जब भी कोई न्यूक्लियस आपके पास हैवी
या अपन ये कह सकते हैं हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एक फोटोन एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है। और ये फोटोन एनर्जी जो होती है यही क्या कहलाती है, गामा पार्टिकल। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ZXA, अगर आपके पास गामा पार्टिकल का उत्सर्जन हो रहा है तो नया न्यूक्लियस भी आपके पास वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा के डिनोट कर देता हूँ, जिसे अपन सम अवयवी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, आइसोबार्स अपन ने पढ़े थे, तो सम अवयवी या आइसोबार्स, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया ZXA, और इसमें से ZXA बाहर निकल गया और एक गामा पार्टिकल आपके पास हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक आपके पास कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास 8 डिफरेंस मैंने बताए, तो डिफरेंस तो आपके पास कंप्लीट हो गई। इसके अलावा देखो गामा पार्टिकल के अंदर एक पॉइंट और है, ठीक है, और इस गामा पार्टिकल के अंदर भी अपन 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। देखो 8 पॉइंट तक तो सबके डिफरेंस की फॉर्म में बता दिए, एक पॉइंट इसका एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और गामा पार्टिकल के अंदर 2 पॉइंट आपके पास एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये पूरा आपके पास कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल की रेंज बता रहा हूँ, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन भी आता है ये अल्फा कण की परास क्या होती है। किसी भी अल्फा पार्टिकल के द्वारा वह तय की गई दूरी जब उसकी आयनन क्षमता या आयोनाइजेशन पावर 0 हो जाती है, या ट्रेवल डिस्टेंस बाय द अल्फा पार्टिकल टिल आयोनाइजेशन पावर विल बी 0, जब उसकी आयनन क्षमता या आयोनाइजेशन पावर 0 हो जाती है, ये जो तय की गई दूरी होती है, इसे अल्फा पार्टिकल की बोलो क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अल्फा पार्टिकल की रेंज कहते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट था आपके पास गाइगर और एक साइंटिस्ट था आपके पास नटाल। कौन कौन से हो गए? एक तो गाइगर और एक साइंटिस्ट था आपके पास नटाल। इस साइंटिस्ट गाइगर और नटाल ने डिके कांस्टेंट लैम्ब्डा और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया था, ln लैम्ब्डा इज इक्वल टू A1 प्लस B1 ln E। इसको अपन ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास सीधा फार्मूला दे रखा है। डिके कांस्टेंट लैम्ब्डा और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया था, ln को अपन क्या बोलते हैं, लॉग फंक्शन। ln लैम्ब्डा इज इक्वल टू A1 प्लस B1 लॉग फंक्शन ऑफ E। ठीक है, ये मेरे पास गिवन था। ये किसने दिया था? गाइगर और नटाल ने। और किसी भी अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है वो एनर्जी की 3/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेंज जो होती है वो एनर्जी की 3/2 पावर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एनर्जी बताओ क्या होती है, 1/2 mv²। यदि मैं यहाँ mv² रखूँ तो v² की पावर 3/2 हो गई, v² की पावर 3/2 हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की पावर क्या हो जाएगा, q। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ रेंज जो होती है वो स्पीड की 3rd पावर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद इस रिलेशन को रेंज और लैम्ब्डा के बीच में दिया गया था, और ये रिलेशन था ln लैम्ब्डा इज इक्वल टू a प्लस v ln कैपिटल R। और इससे हमें क्या चीज़ निकल के आई, ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लैम्ब्डा ln लैम्ब्डा और ln R के बीच में यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ मेरे पास एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास गाइगर और नटाल का रूल था। पहला रिलेशन लैम्ब्डा और E में दिया था, इनके बीच में भी लीनियर लाइन आएगी, और ln लैम्ब्डा और ln R, R का मतलब रेंज, परास, इनके बीच में भी हमारे पास कैसी रेखा आएगी, सरल रेखा आएगी। इधर गामा पार्टिकल के अंदर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं, 9 और 10। क्या है? पहली चीज़, जो भी हमारे पास गामा पार्टिकल है ये जब भी किसी मैटर से टक्कर करते हैं या द्रव्य कण से हमारे पास क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, तो द्रव्य कण से टक्कर करने पर, ठीक है, जब भी ये किसी भी गामा पार्टिकल आपके पास किसी मैटर से टक्कर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट इत्यादि क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव इत्यादि क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ये पॉइंट नंबर आपके पास 9। और पॉइंट नंबर 10 आपके पास क्या है, मान के चलते हैं गामा पार्टिकल की इंटेंसिटी I0 दे रखी है, तीव्रता, और जब गामा पार्टिकल आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा,
तो उसकी तीव्रता जो चेंज होती है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगी? I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स। अगर I0 इंटेंसिटी या तीव्रता का कोई गामा पार्टिकल यदि दूरी तय करे तो उसकी तीव्रता निम्न फॉर्मूले के अनुसार चेंज होती है, I इज इक्वल टू I0 e की पावर बोलो कितना? माइनस म्यू एक्स। और म्यू की बात करें तो यहाँ म्यू होता है अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, इसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। और ये जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है ये आपके पास डिके कांस्टेंट की थर्ड पावर के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो आपके पास, जैसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है तो अपन यहाँ से बता सकते हैं, या आपसे गाइगर और नटाल का रूल पूछा तो गाइगर और नटाल का रूल अपन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंस भी कंप्लीट हुए, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास कंप्लीट हुई। थैंक यू।